अच्छा, तो पहले सेशन में हमने ये कवर किया कि इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जो हमारा टॉपिक होता है, उस टॉपिक के लिए हमने आर्टिकल्स डाउनलोड करने होंगे। ठीक है। अब टॉपिक का मैंने आपको समझाया कि कोविड 19 के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो कोविड 19 क्या चीज़ है, डेफिनेशन के लिए आपने अलग सा डाउनलोड करना होगा आर्टिकल। कोविड 19 जो है ना, हिस्ट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, आपने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सा आर्टिकल डाउनलोड करना होगा। और आपने उससे 250 से लेकर 300 वर्ड्स आपने इंट्रोडक्शन लिखना होगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। आगे जाएं। यस सर। जी सर। ठीक है, गुड। अगर यहाँ तक या इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश, फिर मैंने आगे जाना है। चीजें पूरी क्लियर है सर खैर गुड, से। वेल डन। चलो, देखिए, अब इसी टेम्पलेट में इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आपने कैसे लिखना होगा? देखिए, ये बहुत ही आसान है। हमने वहाँ पर टाइटल क्या लिखा था? हेमाटोलॉजिकल चेंजेस एंड टाइफाइड फीवर। यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे टू टू डिटरमाइन, ये मैंने लिखा। बाकी जो है ना, आप ऊपर जाके उसको कॉपी करें जो आपने टाइटल में लिखा था और यहाँ पर पेस्ट करें, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। वहाँ पर मैंने क्या लिखा था? हेमाटोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस इन टाइफाइड फीवर। प्योर। ये ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है। आप अपने टाइटल को कॉपी करें, ऑब्जेक्टिव में पेस्ट करें, स्टार्ट में टू डिटरमाइन, टू असेस, टू एवेलुएट, टू एग्जामाइन, ये लेके और आपका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। इसमें इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। गॉट इट? यस सर। यस सर। वेल डन, जबरदस्त। अब आगे जाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है? अब देखिए, ये जहन में रखे, यहाँ पर मैं इसको नहीं लिख सकता क्योंकि ये सेशन फिर लेंथी हो जाएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने ये लिखना है, आप जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, उस इस रिसर्च के हवाले से क्या मसला चल रहा है, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको हमने फाइंड आउट करना है और हमने इसको ठीक करना है। तो इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है। और ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम ये लिखते हैं कि टाइफाइड फीवर जो है ना, अब ये मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट का समझा रहा हूँ कि इस टॉपिक से मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि टाइफाइड फीवर जो है ना, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये एक बीमारी है जिसकी वजह से हमारे इंटेस्टाइन वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। ठीक है। इंटेस्टाइन वो डैमेज हो जाते हैं और इसी की वजह से जो है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए हमने ब्लड कल्चर लगाना होगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसी वजह से अगर हम ये आइडेंटिफिकेशन कर ले कि आया टाइफाइड फीवर की वजह से सीबीसी में ये चेंजेस आ जाती हैं, तो डॉक्टर को आसानी से पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को टाइफाइड हो सकता है और वो इसी तरह जो है ना पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बात की समझ आ गई कि नहीं? सर दोबारा से लगते हैं सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये कि जिस रिसर्च के ऊपर आप काम कर रहे हो, इसमें, इस टॉपिक में या इस फील्ड में या इस डिजीज में क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, जिसके लिए आप एक सोल्यूशन निकालना चाहते हो। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया कि टाइफाइड फीवर जो है ना, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसके डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड कल्चर टेस्ट लगाते हैं, जिसमें एक हफ्ता भी लग जाता है और पेशेंट को मसला होता है। ठीक है। तो अगर इस पेशेंट का लिए हम सीबीसी करें और सीबीसी में हम ये चेंजेस देखें जो टाइफाइड की वजह से हो जाती है, फॉर एग्जांपल एज भी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, लैटिलसी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, अगर हमें इन चीज़ों के बारे में समझ आ जाए, तो डॉक्टर को आसानी से पता चल जाएगा इस सीबीसी रिपोर्ट से ही कि इस पेशेंट को टाइफाइड फीवर है या हो सकता है। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए सर। सब समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सब सर। समझ गए।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं थैलेसीमिया के ऊपर, और थैलेसीमिया में हम ये देख रहे हैं कि जीनियस मैरिजेस जो होते हैं, मतलब जो कजन्स के दरमियान जो शादियां होती है, उनमें से उनके बच्चों में थैलेसीमिया की फ्रिक्वेंसी कितनी है, और वो कपल्स जो कजन्स नहीं है, इनको बच्चों को थैलेसीमिया की इनके जो बच्चे होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है, थैलेसीमिया की हम ये रिसर्च करें। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम थैलेसीमिया की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं उन लोगों में जो कजन्स मैरिजेस है, ठीक है, जो कजन्स है आपस में। दूसरे साइड पे हम थैलेसीमिया की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं उन कपल्स में जो कजन्स नहीं है। तो इस रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे? इसका क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा? एनीवन? कोई भी नहीं? देखिए, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। हम ये लिखेंगे कि थैलेसीमिया जो है ना, ये एक जेनेटिकल बीमारी, जेनेटिकल डिजीज है, जिसका कोई इलाज भी नहीं है, और ना कोई जो है ना वो ऐसे मेडिसिन है या ऐसे कोई वैक्सीन जो जिससे थैलेसीमिया बचाई जा सकती है। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जिनका इलाज भी नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर थैलेसीमिया कजन्स में भी ज़्यादा आ जाती है, या थैलेसीमिया नॉन कजन्स मैरिजेस में भी ज़्यादा आ जाती है, तो होना ये चाहिए कि बिफोर मैरिजेस मेल को भी जो है ना एच बी इलेक्ट्रोपोरेसिस करनी चाहिए, और फीमेल को भी इलेक्ट्रोपोरेसिस करनी चाहिए। तो इसी वजह से थैलेसीमिया की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी आ जाएगी। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम यह है कि थैलेसीमिया की फ्रिक्वेंसी कजन्स में कितनी आ रही है और नॉन कजन्स कपल्स में कितनी आ रही है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें पता चल गया कि कजन्स में ज़्यादा है, नॉन कजन्स में कम है, तो हमने क्या करना होगा? हमने बिफोर मैरिजेस हमने इनकी जो है ना इलेक्ट्रोपोरेसिस करनी होगी, तो इसी तरह से जो है ना थैलेसीमिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब समझ आ गई कि नहीं? यस सर। नहीं Yes, यार, sir. पक्की बात है। यस सर। Yes, sir. गुड। Yes, sir. आगे जा देखिए, आप ये लिखिए, बाकी इसमें मसला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसको टिक करना हमारा काम है, बट आप अपने हिस्से से कुछ लिखे जो आपको आ रहा है, ठीक है। जी Yes, सर। sir. गुड। आगे जाते हैं, आगे क्या है देखिए, इसके बाद आता है रिसर्च क्वेश्चंस। अब रिसर्च क्वेश्चंस जो है ना, देखिए यहाँ पर ये डिपेंड करता है, अगर आप जो है ना केप स्टडी करते हो, नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिसेस, तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन एयर होना चाहिए, ठीक है। या इसके अलावा जो है ना आप क्वालिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कर सकते हो। आपके रिसर्च क्वेश्चंस में वो आ जाएंगे, जो मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने होंगे। आपने पेशेंट से आया बुखार के बारे में पूछना है, आपने पेशेंट से जो है ना हेडेक के बारे में पूछना है, सर दर्द के बारे में पूछना है, आपने उसको बॉडी एक के बारे में पूछना है, या आपने उसे जो है ना मतलब जो आपका रिसर्च होता है, ठीक है, आपने उसके बारे में पूछना होगा, और आपने अपने पास नोट। पेशेंट्स को होता है, उन किन पेशेंट्स में ज़्यादा हार्ट अटैक होता है? या वो पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, या वो पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है उनकी वजह से ज़्यादा होता है, या वो पेशेंट जिनका लिपिड लेवल ज़्यादा है उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन है जो हमने पेशेंट से पूछना होगा, और हमने उसको अपने पास नोट करना होगा कि बाद में हमने इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना होगा, और हमें पता चल जाएगा कि इसके हार्ट अटैक जो होती है कॉमनली इसकी वजह से होती है। आवाज नहीं आ रही है सर। अरे किसी को भी No, sir. चली गई थी आवाज नो अभी। सर। अब अभी सर बीच में कट गई थी। नहीं?
सर आवाज वो कटती है, इसी में रहता है। रिसर्च क्वेश्चन के बारे में आपको समझ आ गई? नो सर। यस सर। देखिए, रिसर्च क्वेश्चन जो है ना, जिस टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो इसको उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस क्या हो सकता है? आपका एज क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है, आपको आया बुखार है, आया आपको सर दर्द है, आया आप स्मोकिंग करते हो, आप नहीं करते, आया आप जो है ना शुगर की बीमारी आपको है, नहीं है। ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होंगे। समझ आ गई कि नहीं? यस सर। जी सर। गुड। ये इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च का मतलब, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी का मतलब ये कि आप जो रिसर्च कर रहे हो, इस रिसर्च का फायदा क्या है, इससे जो है ना मुझे क्या फायदा होगा और इससे कम्युनिटी को क्या फायदा होगा। ये सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च है जो आपने लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने टाइटल लिखा है हेमेटोलॉजिकल चेंजेस एंड टाइफाइड फीवर। तो इस रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लोगों को पता चल जाएगा, डॉक्टर्स को पता चल जाएगा, पैरामेडिक स्टाफ को पता चल जाएगा कि टाइफाइड फीवर की वजह से सीबीसी के अंदर ये चेंजेस आती है, या टीएलसी ज़्यादा होती है या कम होती है, या प्लेटलेट्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो इस रिसर्च से लोगों को ये पता चल जाएगा कि टाइफाइड फीवर की वजह से सीबीसी के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। ये सिग्निफिकेंस है इस रिसर्च का। गॉट इट? यस सर। यस सर। गुड, वेल डन। अच्छा, इसके बाद आता है ऑपरेशनल डिफिनीशन। ऑपरेशनल डिफिनीशन में जो है ना, आपने यहाँ पर वो टर्म्स डिफाइन करने होंगे जो आपके टाइटल में आते हैं। सबसे पहले आपने टाइफाइड को डिफाइन करना होगा, लेकिन आपने इसको इस तरह डिफाइन करना होगा कि ये प्रॉब्लम की तरह दिख जाए। फॉर एग्जांपल, आप ये लिख लें कि टाइफाइड फीवर इज एंटेरिक फीवर। ये बहुत ही एक्यूट बीमारी होती है, खतरनाक होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, ठीक है, और इसके ये मसले होते हैं। ये आपने लिखना होगा जो आपने आपने टाइटल में लिखा है ना, हेमाटोलॉजिकल चेंजेस एंड टाइफाइड फीवर। इसमें हमारा दूसरा जो टर्म आता है सीबीसी। सीबीसी क्या चीज़ है? सीबीसी हम क्यों करते हैं? सीबीसी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? आपने इसको भी लिखना होगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आता है टाइफाइड आता है, तो टाइफाइड क्या चीज़ है, टाइफाइड हम किस तरह परफॉर्म करते हैं और किस तरह रिजल्ट आता है, आपने इसको भी डिफाइन करना होगा। ये आपकी ऑपरेशनल डिफिनीशन है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्लियर है? यस सर। वेल डन। आपने टाइटल को देखिए, यस टाइटल के सर। अंदर जो टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, आपने उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन में लिखना होगा। इसके बाद आता है हाइपोथेसिस को आप छोड़े। हाइपोथेसिस हम नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो अलग चीज़, हम क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं मोस्टली। इसके बाद आता है स्टडी टूल। स्टडी टूल का मतलब है कि रिसर्च करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम सिस्मिक्स यूज़ कर रहे हैं हेमाटोलॉजिस्ट परफॉर्म करने के लिए, ऐसा है। हम टाइफाइड स्ट्रिप यूज़ करते हैं टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए, या हम ब्लड कल्चर यूज़ करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, या इसके अलावा जो है ना हम BC300 या माइक्रोलैब 300 यूज़ करते हैं। तो इसको भी आपने, इन चीज़ों को आपने स्टडी टूल में लिखना होगा। गॉट इट? यस सर। वेल डन। यस सबको सर। समझ आ रही? यस सर। ज़बरदस्त। इसके बाद आता है स्टडी डिज़ाइन में आपने क्या लिखना होगा? डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी है आपकी। आपकी जो है ना वो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, RCT जिसको हम कहते हैं। या इसके अलावा जो है ना आप एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हो, आपने यहाँ पर लिखना होगा एक ही सेंटेंस में। लेकिन इतना जहन में रखें कि आपने प्रपोजल को फ्यूचर टेंस में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल, अ डिस्क्रिप्टिव क्रॉस क्रॉस सेक्शन स्टडी विल बी कैरी आउट फॉर दिस रिसर्च, फॉर दिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी विल बी कैरिड आउट। बात की समझ आ रही क्या नहीं? ये आपकी स्टडी डिजाइन है। जी सर। सारे सो गए यार, सारे बताए, एक बंदा बोल रहे। सबको समझ आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर। जबरदस्त। बस इतना कुछ लिखे कि सुपरवाइजर को आप कुछ ना कुछ दो, बाकी वो आपके लिए करेक्शन कर लेगा, ठीक है।
इसके बाद आता है स्टडी सेटिंग। स्टडी सेटिंग का मतलब ये कि आपने स्टडी कहाँ पर करनी है। आप लिख सकते हो कि दिस स्टडी विल बी कैरिड आउट एट रीडिंग हॉस्पिटल, दिस स्टडी विल बी कैरिड आउट एट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आप स्टडी करोगे आप वो लिखे, बस आप जगह का नाम लिखे कि दिस स्टडी विल बी कैरिड आउट, ये स्टडी यहाँ पर होगी। गॉट इट? यस सर। यस सर। जबरदस्त। सैम्पल साइज जो है ना, सैम्पल साइज निकालने के लिए ऑनलाइन गूगल पे आप चले जाए, वहाँ पर जो है ना आप लेके आप सर्च करें सैम्पल साइज कैलकुलेटर फॉर रिसर्च, आप वहाँ पर कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन चलो, उसके लिए एक फार्मूला भी होता है जो हम अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह वो हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। बस यहाँ तक इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। सैम्पल साइज आपने कैसे निकालना होगा वो हम किसी और टाइम जो है डिस्कस कर लेंगे जूम पे, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. जबरदस्त। इसके बाद आता है सैम्पलिंग टेक्निक। सैंपल्स कलेक्शन, सैंपल्स देने के लिए आपने टेक्निक कौन सा फॉलो करना होगा। तो आपने जो है ना रिसर्च में पढ़ा होगा कि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हम फॉलो करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक वो होता है जो भी पेशेंट आता है बस हम उससे ब्लड लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि आप कहाँ से हो, या आपका एज कम है, या आप जो है ना डिसेबल हो, हम ये नहीं देखते। बस जो भी बंदा आता है उससे हम सैंपल लेते हैं, इसको हम कहते कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक विल बी कैरिड आउट फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स। रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक आप लोगों ने रिसर्च में पढ़ा होगा ना, ये टेक्निक्स आपने पढ़े होंगे कि जो तरीके होते हैं यस सैंपल सर। कलेक्शन के लिए, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक होता है, इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, ये सब कुछ हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सिंपल लिखे रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक विल बी कैरिड आउट, बस ये आपका सैम्पलिंग टेक्निक भी पूरा हुआ। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेल डन। इसके बाद आता है इंक्लूजन क्राइटेरिया। अब सर आवाज चली गई। अब आ रही है कि नहीं? यस सर। वो सारा ही। अच्छा, इंक्लूजन सैंपल सिलेक्शन वो होती है, मतलब वो पार्टिसिपेंट्स जिसको आप रिसर्च में इंक्लूड करोगे वो इंक्लूजन क्राइटेरिया है, और वो पार्टिसिपेंट जिसको आप रिसर्च में इंक्लूड नहीं करोगे, एक्सक्लूड करोगे, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होती है। ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज टाइफाइड की हम बात कर रहे हैं, तो मैं उन पेशेंट्स को इंक्लूड करूंगा जिसका आईजीएम या आईजी पॉजिटिव होगा लेकिन उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली होगी, ये इस रिसर्च में होंगे। एक्सक्लूजन में वो पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनका आईजीएम आईजी पॉजिटिव होता है लेकिन उन्हें मेडिसिन ली होगी, इसको इनको मैं रिसर्च में इंक्लूड नहीं करूंगा, ये एक्सक्लूड होंगे। ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। गॉट इट? यस। यस सर। समझ आ गई कि नहीं? यस यस सर आ सर। गई। वेल डन। इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। आपने डेटा की कलेक्शन किस तरह करनी होगी, तरीका क्या होगा। मतलब ये कि देखिए आप डेटा कलेक्शन में क्या है, यहाँ पर लिखा है कि सब्जेक्ट्स के बारे में बताए, डेटा कलेक्शन प्लान के बारे में बताए। आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। आपने पेशेंट से ब्लड कैसा लेना होगा, आपने उससे क्वेश्चंस कैसे करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम पेशेंट से कंसेंट लेंगे, उसको हम मतलब पूछेंगे कि क्या मैं आपसे सैंपल ले सकता हूँ कि नहीं। वो एग्री होता है तो हम एंटीसेप्टिक वेन के ऊपर लगाएंगे, एंटीसेप्टिक लगाने के बाद हम ब्लड टेकिंग करेंगे, ब्लड टेकिंग करने के बाद हम उसको ईडीटी ट्यूब में डालेंगे या हेपरिन में डालेंगे, उसको हम लेबलिंग करेंगे और बात खत्म। ये आपकी डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है जो आपने लिखना होगा, और ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है कि आपकी डेटा कलेक्शन प्रोसीजर कैसा है और आपने किस तरह करना है। गॉट इट? Yes, sir. यस। यस सर। जबरदस्त। अब डेटा एनालिसिस प्रोसीजर जो है ना, यहाँ पर आप लिखे कि आपने इसमें लिखना होगा कि आपने डेटा को किस तरह एनालाइज करना होगा, आपने इसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन कैसे करनी। तो आप ये लिख सकते हो कि इस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने इस केसेस यूज करना है, यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में बताया
तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिखें कि डेटा एनालिसिस में हमने स्पेसिस यूज करना है और इस टेस्ट परफॉर्म करने होंगे। क्लियर? Yes. समझ आ गई yes sir. Yes, सब कुछ? sir. वेल डन। अब इसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी मीन रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस जो है ना हमने वेनक्योर स्टाइल लगाना होगा, और वेनक्योर स्टाइल स्टाइल जो है ना हमने किस तरह लगाना होगा, इसको हमने वेनक्योर मेंडले एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर लिखा भी है मेंडले, इसके जरिए भी हम कर सकते हैं, इन नोट के जरिए भी हम कर सकते हैं। ये हम किस तरह करेंगे ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में लिखा, इंट्रोडक्शन में हमने पूरा बैकग्राउंड लिखा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये एक पॉइंट था, ठीक है, इन दिसंबर 2019, यहाँ तक ये मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया था। ये कौन सा रिसर्च पेपर था? ये वाला रिसर्च पेपर था। तो इसका मैंने रेफरेंस देना है मेंडले सॉफ्टवेयर के थ्रू। मेंडले सॉफ्टवेयर को हम किस तरह यूज़ करते हैं, आपने उसमें रिसर्च पेपर किस तरह डालने होंगे, आपने साइटेशन किस तरह करनी होगी, इसके लिए इंशाल्लाह हम एक अलग सा सेशन अरेंज करेंगे ऑनलाइन, और मैं आपको समझाऊंगा कि आपने विनक्योर के जरिए रेफरेंसेस कैसे लगाने होंगे, वो बाद में इंशाल्लाह हम कर लेंगे। समझ आ गई? ठीक है सर। यस सर, आ गई इसकी समझ। और इसके बाद डेटा जी कलेक्शन सर। इंस्ट्रूमेंट एंड एनी अदर बसेस को आप छोड़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाद में इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपने जो आज हमने पढ़ा आपने इसको पिक किया है, आपने उसको सीखा है, तो आप यकीन माने कि इंशाल्लाह आपको प्रपोजल लिखने में कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह सर। चलो अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ अगर मेरे सर पास। फैजान अभी कह रहा है कि रिसर्च क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करना। क्या चीज़ है दान? फैजान आदिल कह रहा है कि ये रिसर्च क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट कर लूँ? जी सर। देखिए रिसर्च क्वेश्चन का जो हाँ आपने देखिए पढ़ा। जैदान, रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं ना, हर एक रिसर्च के कोई मतलब एक क्वेश्चनेयर होता है जो हम बनाते हैं, ठीक है। ये रिसर्च पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उससे हम पूछते हैं, एज के बारे में पूछते हैं, नॉलेज के बारे में पूछते हैं, एक बीमारी के हवाले से, ठीक है, कि आया आप HCV को जानते हो कि नहीं जानते हैं, ये एक क्वेश्चन है। HCV की ट्रांसमिशन किस तरह होती है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन में जो है ना हमने वो अपना क्वेश्चन एयर डालना होगा, जो हमने बाद में अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट से पूछना होगा। बात की समझ आ गई जैदान? ये सर फैजान पूछ रहा था सर। फैजान जी सर ये फैजान पूछ रहा था। फैजान फैजान आ गए। कोई नहीं शुमा यार, आ गई सर समझ, वो धनुष कहते आ फैजान गई। आ गए करेगा। यार आप सारे कंबाइन बोल रहे हो, Zaidan महेश। asta आवाज में राजी सब। रिसर्च क्वेश्चंस चिकम देखा ना, दा चिकम सा रिसर्च थे आगे वस क्वेश्चंस विच तब कम पार्टिसिपेंट्स थे पचा बनते रिसर्च के जाने सैंपल अकली, तब आगे ना क्वेश्चंस के एज बार के तिकुले शी, नॉलेज बार के तिकुले शी, बीमारी बार के तिकुले शी, बस रिसर्च क्वेश्चंस विच ते पकड़ प्रपोजल के लिखी। क्लियर थे? यस सर। हाँ। यस सर। زګوره مره که چېرته یو ریسرچ پیپر ماته ملو شو پروپوزل نو هغه تاسو شیر کوم. دا خو مانس دا خو نه دی. دا وسان دا ګور دا سنپسس زما ښه اسیم سنپسس فار GSC دا یمټ دا نه دی. دا ګوره ښه ښکاري فرینډ. जी सर। हाँ जी सर। ये देखिए ये सबसे पहला को पैराग्राफ द नेम कोरोना वायरस इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मीनिंग क्राउन दा गोरा वो इट ऑल द योर रेफरेंसेस इशू द खबर मा योर रिसर्च पेपर ना गस्दा बे दो मसा कोरोना वायरस बिलोंग टू द जेनरा बीटा कोरोना वेरिडी व्हिच हैज मोस्टली सिमिलर जीनोम सीक्वेंस फ्ला 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 दिस पोरे द दोम रिसर्च पेपर दे जेम अगे ना खबर गस्दा और मा सिटेशन द रेफरेंस वर करे दे बे दरे मा खबर दलता गॉट इट। अब ये देखिए ये मैंने बैकग्राउंड लिखा है, यस सर। दूसरे पैराग्राफ में मैंने जो है ना थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी है कि ये निमोनिया केस वो रिपोर्ट हुआ था वुहान चाइना में, ये हिस्ट्री मैंने लिखी है अपने इंट्रोडक्शन में।
इसके बाद मैंने क्या लिखा है, ओरिजिन एंड ट्रांसमिशन किस तरह कोविड-19 की होती है। फिर इसके बाद जो है ना मैंने इसका माइक्रो आरएनए के बारे में लिखा है कि माइक्रो आरएनए क्या चीज़ है। फिर मैंने जो है ना लिखा है किस चीज़ के बारे में, जीन्स के बारे में लिखा है कि कोविड-19 के अंदर कौन कौन से जीन्स होते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन था और ये आपने भी लिखना है। गॉट इट। Yes, sir. लिटरेचर रिव्यू आपका नहीं है, आप इसको स्किप करें, Yes, ठीक है। sir. इसके बाद देखिए एम एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, द एम ऑफ द प्रेजेंट स्टडी इज टू इन सीरम इज प्रेजेंट स्टडी इज सीरम माइक्रोएनलेट 7b प्रोफाइल एंड डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। ये आपने लिखना होगा अपने वर्ड में, जो आपका टाइटल होगा आप उसको कॉपी करें, पेस्ट करें और उसके सामने आप टू असेस, टू डिटरमाइन, टू इवैल्यूएट लिखे, आपका ऑब्जेक्टिव भी डन। गॉट इट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए मैंने इस सिग्निफिकेंस लिखा है इस रिसर्च का। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोविड-19 के लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एलिजा टेस्ट किया जाता है जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्सपेंसिव भी होते हैं और साथ में जो है ना ये टाइम टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो माइक्रो आरएनए एक ऐसा बायोमार्कर हो सकता है जो हमें फ्रीक्वेंट रिजल्ट दे सकता है और डिजीज की सिवियरिटी के बारे में भी बता सकता है कि आया कोविड-19 जिस पेशेंट को हुआ है ये सीवियर स्टेज में है कि माइल्ड है कि मॉडरेट है। गॉट इट। Yes, sir. ये सिग्निफिकेंट था। अब Yes, sir. Yes, sir. स्टडी एरिया में मैंने लिखा है कि 70 सैंपल्स होंगे, इसको मैंने PHRL लैब से लेने होंगे, ठीक है, जिसको कोविड-19 हुआ होगा। और इसके लिए मैंने रियल टाइम पीसीआर टेस्ट कराना होगा, ये किट मैंने यूज़ करना होगा। मैंने 10 सीसी ब्लड लेना होगा, इसको मैंने EDT ट्यूब में डालना होगा, फिर हमने इसको इतने टेम्परेचर पे स्टोर करना होगा। ये भी आपने अपने रिसर्च में प्रपोजल में लिखना होगा। गॉट इट। Yes, sir. फिर Yes. इंक्लूजन क्राइटेरिया एक्सक्लूजन में मैंने लिखा है कि कौन से पेशेंट इंक्लूड होंगे, ठीक है, सर और कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, ये भी मैंने लिखा है। देखिए कौन से इंक्लूड है कौन से इंक्लूड नहीं है, ये भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आरएनए एक्सट्रैक्शन, ये मैंने वो मेथड लिखा है कि मैंने मतलब आरएनए एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, सीडीएनए मैंने कैसे बनानी है, प्राइमर कैसे डिजाइन करने हैं, ये सब कुछ मैंने लिखा है। इसके बाद ये टाइम फ्रेम मैंने लिखा है कि सैंपल कलेक्शन के लिए 1 महीना होगा, एक्सट्रैक्शन के लिए 1 महीना होगा, रियल टाइम पीसीआर के लिए 2 महीने होंगे और थीसिस के लिए 2 महीने होंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो है फिर मैंने रेफरेंसेस लगाए थे। तो ये एक फॉर्मेट था प्रपोजल का जो मैंने आपको दिखाया। इसकी समझ आ गई आपको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए ये फिर फुल एंड फाइनल प्रपोजल फॉर्मेट था, तो वो प्रपोजल था, ये फाइनल था। रिसर्च प्रपोजल नेम ये। लेकिन खैर हमने आपको टेम्पलेट दिया हुआ, इसके अंदर लिखना है, ठीक है। आपने सब कुछ इसके अंदर लिखना है, आपने इसी के अंदर एडिटिंग करनी होगी। इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए, Yes, 250 से 300 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव yes, एक ही sir. लाइन का हो सकता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है इसके भी 3-4 लाइंस हो सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस का भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस का, और ये मतलब आगे तो आपको समझ आ गई। क्लियर। Yes, sir. इसमें Yes, कोई sir. इसमें कोई क्वेश्चन यस है। सर No, sir. नो सर सबको समझ आ गई। यस सर समझ आ Yes, गई sir. चलो बहुत अच्छी बात है। अभी जो Thank you, sir. आपको जो सुपरवाइजर ने टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है, आप सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करें, आर्टिकल डाउनलोड करें आज से, ठीक है। और फिर जो है ना कल इस पे आप काम स्टार्ट करें और प्रपोजल आप लेके, क्योंकि 25 तक आपने प्रपोजल सबमिट करने होंगे। 25 तक आप प्रपोजल सबमिट करोगे, सुपरवाइजर उसको रिव्यू करेगा, उसमें कोई चेंजेस होगी, कोई मसला होगा तो आपको दोबारा सेंड करेगा, आपने करेक्शन करनी होगी और फिर आपने फाइनल सेंड करके हम उसको सबमिट करेंगे IRC चेयरपर्सन के साथ, और फिर उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा, डिफेंस होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा ये कितने लोग आ गए थे यार, ये तो बहुत कम स्टूडेंट्स थे। यस सर No, the second level, sir.
चलो फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकता है, अपने सुपरवाइजर से पूछ सकता है, सही है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है ना मैं Yes, sir. अरेंज करूंगा, उसमें हम ये सीखेंगे कि हाशिम वेनक्योर सॉफ्टवेयर के जरिए हम रेफरेंसेस किस तरह लगाते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम बहुत जल्द सीख जाएंगे, सही है। Okay, sir. Sir, I will just share क्या recording. चीज़? The recording, sir, we will share हाँ के साथ हाँ, मैं इसको recording. सेव, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में शेयर करके मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you, अल्लाह पामान। Thank you. अल्लाह हाफिज। sir.